हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो चैप्टर 9 है, यानी अध्याय 9, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो अध्याय जो है 9 है, उसको पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में जो है मेंटेनेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के बारे में प्रावधान जो किया गया है, इसको हम समझेंगे। ये मेंटेनेंस का जो चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो मतलब कि जनरल नॉलेज के लिए भी जो है एक आम आदमी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ केवल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी नहीं है। तो इसमें की एक एक छोटी छोटी बातों को हम समझेंगे कि जो ये मेंटेनेंस यानी भरण पोषण जो है देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो ये तो दंड प्रक्रिया संहिता है, यानी यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी ये तो मतलब कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। और ये जो भरण पोषण का मामला है, यह तो मतलब कि सिविल मामला है, यानी व्यक्तिगत मामला है किसी भी व्यक्ति के। तो यह व्यक्तिगत विधि से शासित होना चाहिए, यानी पर्सनल लॉ से। इसको सीआरपीसी में क्यों रखा गया है? तो इन सारे प्रश्नों को जो है एक एक करके हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इससे जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि जो है यहाँ पे भरण पोषण जो दिया गया है, मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस में मतलब कि क्या क्या शामिल है, मेंटेनेंस शब्द में क्या क्या शामिल है। जैसे कि पहले क्या था कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान को ही जो है एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो है पर्याप्त माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भरण पोषण में जो है रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो है एजुकेशन यानी शिक्षा और चिकित्सा, मतलब कि उपचार, दोनों जो है दो और शामिल कर दिया गया है। तो अभी जो है भरण पोषण के अंतर्गत यानी मेंटेनेंस के अंतर्गत जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा, इन चीज़ों को जो है शामिल कर दिया गया है। अब अगर कोई मतलब कि इसमें सीआरपीसी में जो दिया गया है चैप्टर 9, इसमें जो मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है, इसमें देखेंगे इसके तहत जो है कौन लोग जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं और कौन लोग मेंटेनेंस की मांग जो है नहीं कर सकते हैं। और जो मेंटेनेंस की मांग करेंगे या भरण पोषण की मांग करेंगे, वे किससे जो है इसकी मांग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में जो है कहाँ से कहाँ तक की धाराएं पढ़नी है। तो इसमें धारा जो है 125 से लेकर 128 तक में जो है हम भरण पोषण के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो है इसको समझने से पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में मतलब कि क्या दिया गया है, या इसकी जो है मेन हेडिंग क्या दी गई है। जैसे पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं कि सीआरपीसी के तहत जो है कौन जो है भरण पोषण मांग सकता है और किससे मांग सकता है। तो इसमें जो है पत्नी जो है अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है, यदि उसका पति जो है भरण पोषण उसकी नहीं करता है या उसको मेंटेन नहीं करता है, मेंटेन नहीं करता है, या उसकी उपेक्षा करता है, या मतलब उपेक्षा उसकी करता है, या उसका भरण पोषण करने से इनकार करता है। चाहे मतलब कि पत्नी जो है पति के साथ रह रही हो या उससे तलाक हो गया हो, यानी डाइवोर्स हो गया हो। डाइवोर्स होने के बाद वह जो है दोबारा से रीमैरिज ना की हो, तो वह अपने पति से जो है भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरा जो है बच्चे जो है अपने माता पिता से जो है भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चों में कौन से बच्चे आएंगे? जो बच्चे जो है 18 वर्ष से कम हैं, यानी माइनर हैं, यानी अवयस्क हैं। और बच्चे चाहे वो मतलब लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, यानी धर्मस या अधर्मस, वो 18 वर्ष से कम है और अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है या असमर्थ है, तो वह अपने माता पिता से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो है माता पिता जो हैं, अगर माता पिता जो है अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो वह अपने बच्चों से जो है भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। धारा 125 के तहत जो है भरण पोषण मांग करने की जो है एक कंडीशन जो ये है
कि जो मेंटेनेंस मांग रहा है वह मेंटेनेंस मतलब अपने को मेंटेन करने में या अपना भरण पोषण करने में वो असमर्थ होना चाहिए, और जिससे मांगा जा रहा है भरण पोषण वह जो है व्यक्ति समर्थ होना चाहिए, यानी मेंटेनेंस जो है देने के लिए। अगर वह व्यक्ति जो है मतलब उसके पास जो है मेंटेनेंस करने के लिए मतलब कि सक्षम नहीं है, तो फिर जो है वो मतलब कि उसको मतलब कि भरण पोषण देने के लिए न्यायालय जो है बाध्य नहीं कर सकता है। तो जो है जो पर्सनल लॉ के तहत जो है मेंटेनेंस मांगा जाता है उसमें तो उसके तहत तो व्यक्ति जो है जिसकी लायबिलिटी होती है अपनी पत्नी बच्चे माता पिता का भरण पोषण करने के लिए वो मतलब बाध्य होता है। लेकिन यहाँ पे धारा 125 के तहत ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जो है मांग रहा है जो है वो असमर्थ होना चाहिए अपना भरण पोषण करने के लिए, और जो दे रहा है वो समर्थ होना चाहिए जिससे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है माता पिता जो है अपने बच्चों से जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं यदि उनके बच्चे जो है अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं या नेग्लिजेंट बरतते हैं जो है भरण पोषण देने में। यहाँ पे जो है माता पिता में जो है देख लेते हैं कौन से जो है माता पिता आएंगे। माता पिता में जो है जो एडॉप्टेड चाइल्ड यानी बच्चा को लेते हैं वे माता पिता यानी दत्तक माता पिता अपने जो है बच्चों से या अपने बच्चे से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। लेकिन जो सौतेले माता पिता हैं वे जो है अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते हैं। और ठीक यही कंडीशन बच्चों पर भी लागू होती है। वे अपने माता पिता जो उसके नेचुरली माता पिता उनसे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं जब तक वे माइनर हैं, यानी जब तक वे 18 साल से कम के हैं। और अपने दत्तक माता पिता से मांग कर सकते हैं जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं वे अपने सौतेले माता पिता से जो है भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न जो है और जो है अभी ये सारी सामान्य बातें चल रही हैं। धारा 125 को हम बेयर एक्ट से जो है एकदम डिटेल में जो है पढ़ेंगे, एक एक शब्द सा पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ सामान्य बातें ही बताई जा रही हैं इस अध्याय की जो है। एक प्रश्न यहाँ पे और जो है बहुत बनता है कि क्या माता पिता जो है अपनी पुत्री से यानी अपनी लड़की से जो है जो जिसकी शादी हो चुकी है, विवाहित हो चुकी है, उससे जो है भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जो है केस है जो है विजय मनोहर अर्बेट वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई का। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अगर जो है पुत्री है वो चाहे विवाहित हो या अविवाहित, अगर वो मतलब कि साधन संपन्न है या सक्षम है भरण पोषण देने के लिए, और उसके माता पिता अगर असमर्थ हैं तो वो मतलब कि अपने माता पिता को भरण पोषण देने के लिए बाध्य होगी या उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने माता पिता का भरण पोषण करें। अब यहाँ पे हम CRPC 125 को पढ़ने से पहले जो है कुछ और प्रश्नों को समझेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न यह है कि जो ये भरण पोषण जो है यह तो व्यक्तिगत यानी विधि का मामला है, फिर भी इसे CRPC में क्यों रखा गया है? तो इसको CRPC में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो सिविल मामले होते हैं व्यक्तिगत विधि के तहत वो मतलब कि बहुत लंबे खिंचते हैं, बहुत लंबे मतलब काफ़ी दिनों तक जलते हैं, कई कई सालों तक। तो यहाँ पे मतलब कि जो पीड़ित है जिसको भरण पोषण नहीं मिल रहा है उसको शीघ्र और त्वरित और प्रभावी उपचार, जल्दी उपचार उसको दिलाया जा सके, इसलिए यहाँ जो है इसको CRPC में रखा गया है ताकि उसको जल्दी उपचार मिल सके। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और वो जो है अपने को मेंटेन नहीं कर पा रहा और उसको जो है जिससे मतलब जिसकी लायबिलिटी है उससे मांगा है वो भी नहीं दे रहा है, देने में डिले होगा, तो जाहिर सी बात है समाज में जो है ऐसे व्यक्ति जो है मतलब कि उपेक्षित व्यक्ति जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जो है अपराध की तरफ जो है लोग मतलब कि मुड़ जाते हैं या समाज में अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए जो है ये मेंटेनेंस का प्रावधान जो है CRPC में रखा गया है कि जो है जल्दी से जल्दी जो है ये जो भरण पोषण के मामले हैं इनको निपटाया जा सके।
दूसरा जो है एक प्रश्न और बनता है, जो धारा 125 की प्रकृति है वो प्रकृति कैसी है, तो इसकी जो प्रकृति है वो सिविल प्रकृति की है। ये जो है पूछा जाता है, ये है मेंटेनेंस का जो प्रावधान किया गया है, ये भले ही सीआरपीसी में किया गया हो, लेकिन इसकी जो है प्रकृति जो है वो सिविल नेचर की है। और एक प्रश्न और बनता है, जो ये मतलब कि इसकी प्रकृति क्या है, मतलब कि तो ये मतलब कि मतलब ये इन्वेस्टिगेशन नेचर की है या ट्रायल नेचर की है या इंक्वायरी नेचर की है। तो जो धारा 125 है ये जांच की प्रकृति की है। इसमें जो है मजिस्ट्रेट या जांच करता है कि क्या जिस व्यक्ति को जो है भरण पोषण की मांग जो व्यक्ति कर रहा है उसको जो है मतलब वो भरण पोषण सच में अपना नहीं कर पा रहा है या वो झूठ बोल रहा है। इसकी जांच करने के पश्चात जो है मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। एक प्रश्न ये भी है कि जो है किस मजिस्ट्रेट के सामने जो है एप्लीकेशन दी जाएगी, तो जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है एप्लीकेशन दी जाती, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के तहत जो है इसकी एप्लीकेशन दी जाती है। अब यहाँ पे हम आगे समझते हैं कि जो है पत्नी, यानी कौन सी पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है, कौन सी पत्नी जो है भरण पोषण की मांग कर सकती है। इस इस मतलब कि प्रश्न को हम समझने से पहले सबसे पहले जो है देखेंगे कि विवाह के प्रकार, यानी कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 दिया गया है उसमें जो है 3 प्रकार के विवाह दिए गए हैं। एक तो वैध विवाह होता है जो धारा 5 की शर्तों को पूरा करके जो है किया जाता है, और दूसरा शून्य विवाह होता है जो धारा 11 में दिया गया है कि 3 कंडीशन ऐसी हैं, अगर उन कंडीशन में जो है कोई विवाह करता है तो विवाह शून्य माना जाएगा। और तीसरा शून्यकरणीय विवाह जो धारा 12 में दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि कौन सी पत्नी जो है भरण पोषण की मांग कर सकती है, तो वह पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है जिसका मतलब वैध रूप से विवाह हुआ हो, वह धारा 5 की आवश्यक जो शर्तें हैं उनका जो है पालन करते हुए उस जिसका विवाह किया गया वही पत्नी उसका ही जो है वैध विवाह माना जाएगा और वही पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न उठता है कि जो शून्य विवाह होते हैं धारा 11 के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, उन मतलब शून्य विवाह की जो पत्नी है उनका क्या होगा, क्या वह भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। तो इसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वह यह है कि जो शून्य विवाह की पत्नी है वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है, मतलब भरण पोषण की मांग करने की हकदार नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो है वह पत्नी जो है प्रतिकर यानी कंपनसेशन अपने पति से प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पे जो है धारा 125 के तहत जो है भरण पोषण की मांग करने के लिए जो है जो विवाह है वो वैध विवाह होना चाहिए। वैध विवाह की पत्नी ही भरण पोषण की मांग कर सकती है और शून्य विवाह की पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। एक प्रश्न यहाँ पर और हम देखेंगे, जो इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप की में, जो मतलब कि एक मेल फीमेल जो है रहते हैं वो मतलब कि बगैर शादी किए और बगैर शादी किए हुए पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो उसको जो है लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप की वाली पत्नी होगी क्या उसको भरण पोषण का मतलब हकदार होगा, मतलब होगी या मांग सकती है कि नहीं अपने पति से। तो यहाँ पे जो मतलब कि इसमें 125 सीआरपीसी के तहत जो है या जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि मतलब ऐसी पत्नी भरण पोषण की हकदार होगी कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ वैध विवाह की बात की जाती है, जिसका जो है वैध तरीके से विवाह हुआ हो, धारा 5 की आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए वही मांग कर सकती है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट के अभी जो हाल के डिसीजन आए हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है ऐसी पत्नी भी जो है भरण पोषण की हकदार होगी। जो अभी लेटेस्ट डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप की पत्नी है वह भी भरण पोषण की हकदार होगी, उसको भी जो है मेंटेनेंस मिलेगा। और
जो लिव इन रिलेशनशिप के जो बच्चे होते हैं उनको जो है सीमित वैधता मिलती है। वह अपने माता पिता की प्रॉपर्टी के तो हिस्सेदार होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी करते हैं, लेकिन जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है दादा दादा की या नाना नानी की, वे प्राप्त करने के हकदार नहीं होते हैं, तो सीमित वैधता मिलती है। यहाँ पे जो है ये धारा जो 125 के तहत जो भरण पोषण दिलवाया जाता है, यह मतलब कि एक अस्थाई प्रकृति का प्रावधान किया गया है। अस्थाई प्रकृति का है क्योंकि जो सिविल न्यायालय में भरण पोषण का जो है सिविल न्यायालय में जो है इसमें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो मांग की जाती है, वह जो है स्थायी प्रकृति का होता है, लेकिन यह अस्थाई प्रकृति का होता है। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें जो है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो है भरण पोषण का मामला जो है चल रहा है सिविल न्यायालय में, और बाद में इसमें धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग की गई है, और ये धारा 125 के तहत मजिस्ट्रेट जो है भरण पोषण दिलवा देता है, गुजारा भत्ता, तो उसके बाद अगर जो सिविल न्यायालय का निर्णय आएगा, वो निर्णय जो है धारा 125 पे प्रिवेल करेगा या अविवादी होगा। धारा 125 वाला जो है ऑर्डर जो है आदेश न्यायालय रद्द कर देगा, और जो सिविल न्यायालय का आदेश होगा उसको लागू किया जाएगा। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसमें जो है धारा 24-25 में जो है भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। धारा 24 के तहत जो मामले पेंडिंग होते हैं तब जो है भरण पोषण दिलवाया जाता है, और धारा 25 जब निर्णय आ जाता है उसके पश्चात जो है स्थायी रूप से जो भरण पोषण दिलवाया जाता है वो धारा 25 के तहत दिलवाया जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पे जो है धारा 125 की जो बेसिक प्रश्न है उनको समझें। आगे हम जो है धारा 125 को जो है बेयर एक्ट में मतलब कि शब्दशः जो है पढ़ेंगे। अभी इसमें और बहुत सारे जो प्रश्न ऐसे हैं जो टेक्निकल प्रश्न बनते हैं, जिनको जो है समझना जो है एक जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत आवश्यक है, मतलब आवश्यक है, ना कि केवल जो है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से।